हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, इस चैनल पे सीटेट और एमपीटेट की उर्दू की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, ये 8 दिसंबर को जो पेपर हुआ था सीटेट का, वो उसमें प्राइमरी पेपर जो है उसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया था, ऑफिशियल आंसर की क्या है, ताकि आप इसी की बुनियाद पर तैयारी करें और इंशाल्लाह जो है और इसकी पूरी वजाहत भी की जाएगी। और फॉर्म चूँकि भरे जा रहे हैं तो आप इस पेपर को एक बार देख के आज जिन्होंने ज़बान फर्स्ट ले रखी है ये उनके लिए होता है कि 91 से लेके 120 तक जो ज़बान, देखिए साफ लिखा होता है, उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 91 ता 120 सिर्फ तभी दें अगर उन्होंने ज़बान एक का ऑप्शन उर्दू चुना हो। दोस्तों, इसमें बहुत सी गलतियां हो जाती हैं तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें। एक बार पेपर ये देख लें, पहली लैंग्वेज के तौर पे उर्दू, फिर इंशाल्लाह कल अपलोड किया जाएगा दूसरी ज़बान के तौर पे उर्दू। दोनों पेपर को एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद आप ख़ुद देखिए कि पहली ज़बान उर्दू ली जाए या दूसरी ज़बान उर्दू ली जाए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, पूछिए किस चीज़ पे मवाद चाहिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो उर्दू ज़बान ले रखी है। क्योंकि मवाद काफ़ी कम उर्दू का मिलता है, लिहाजा हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अपलोड किए जाएं और जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें सारे मवाद अपलोड किए जाएं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 91 ता 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बानें एक का ऑप्शन उर्दू चुना हो। देखिए दोस्तों, दो जगह ये लिखा हुआ है, इसको जो है आप ध्यान दीजिएगा जब भी पेपर दें। एक बार पेपर आप ज़रूर देखिएगा। इक़्तिबास से जो 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं उसमें हिदायत देख लेते हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी से तन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। दोस्तों, इक़्तिबास को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद उसके इक़्तिबास को पढ़ें। तो आप वीडियो को रोक रोक के इसको इक़्तिबास को देख सकते हैं, लेकिन हम पहले इक़्तिबास पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। आज के साइंसी दौर में चाँद की ज़मीन पर तहकीक का काम काफ़ी बढ़ गया है। साइंसदानों का ख्याल रहा है कि चाँद एक गोल कुर्रा है जिसमें हरारत है, ना रोशनी है, ना ऑक्सीजन है, ना नबातात। ये सूरज की रोशनी का आईने की तरह मुनकिस करता है और हमें चमकता नज़र आता है। ज़रा गौर से देखिए तो ये समझ में आ जाता है कि चाँद का सबसे ज़्यादा चमकदार हिस्सा सूरज से बहुत ज़्यादा करीब रहता है। चाँद ज़मीन के गर्द बैज़वी मदार में घूमता है। हमें चाँद का सिर्फ वो हिस्सा नज़र आता है जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। ज़मीन से चाँद तक का सफ़र ज़मीन की हर तरफ से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ख़ुद ज़मीन और चाँद हर वक्त नहायत तेज़ी के साथ खला में सफ़र करते रहते हैं, इसलिए खला में उनका मकाम बदलता रहता है। खला से मुराद वह जगह जो हवा से खाली हो। चाँद का सफ़र एक खलाई सफ़र है। आज के इंसान ने खुद चाँद पर उतर कर तस्वीर उतारे, राख और पत्थर के नमूने हासिल किए। उन नमूने का तज्ज़िया किया गया जिनसे पता चला कि चाँद की ज़मीन पर कार्बन मौजूद है। चाँद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से अब पता चला कि चाँद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। दोस्तों, इससे अब क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑफिशियल आंसर की के साथ पूरा है। इसी तरीके से क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। सिर्फ अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तो आपका 15 नंबर कहीं पे भी नहीं गया है। ज़मीन का मुतज़ाद क्या है? आसमान, आसमान और ज़मीन बोला जाता है। साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है? ऑप्शन 4, चाँद की ज़मीन पर तहकीक का काम बढ़ गया है। 93 नंबर क्वेश्चन, साइंसदानों का ख्याल में चाँद में क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही सही है इसका, हरारत है, ना रोशनी, ना ऑक्सीजन, ना नबातात। दोस्तों, 94 नंबर क्वेश्चन है, चाँद सूरज की रोशनी कैसे मुनकिस करता है? तो इसका ऑप्शन 3 है आईने की तरह। दोस्तों, इसको सिर्फ आंसर ही को देखते हैं।
चांद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है? तो ये बैज़वी मदार में घूमता है। इसको हमने इक़्तिबास में पढ़ा। 96 नंबर क्वेश्चन है, चाँद का हमें कौन सा हिस्सा नज़र आता है? तो इसका ऑप्शन 3 सही है, जिस पर पूरे तौर पे सूरज की रोशनी पड़ती है। 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, खला से मुराद कौन सी जगह है? तो ऑप्शन 2 इसका सही है, वो जगह जो हवा से खाली हो। दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन है, चाँद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चलता है? इसका ऑप्शन 4 सही है, चाँद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। दोस्तों तस्वीर की जमा क्या है? तस्वीर। बहुत आसान है। दूसरा जो क्वेश्चन है 100 से लेकर 105 तक, हिदायत देख लेते हैं। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ, है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। दोस्तों ये पूरी जो नज़्म है, पूरी जो शेर हैं, ये मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है। ये ग़ालिबन ये एनसीईआरटी की किताबों में है, और एनसीईआरटी की किताब को देख के उसमें से वाहिद और जमा निकाले जाएंगे। ये सारे जो वाहिद जमा हैं हमने खुद पढ़े हैं, एनसीईआरटी में है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस न होने पाए। और इसमें बहुत आसानी से आप 25, 26, 30, 28 क्वेश्चन 28 नंबर बहुत आसानी से इसमें ला सकते हैं। दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इक़्तिबास से है। हक़ की जमा क्या होती है? हुकूक, जो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। हक़ तो है कि हक़ स्पेस है, खाली जगह है, न हुआ तो इसे अदा है, ऑप्शन 4 सही है। दोस्तों 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द का मिन्नत कश न हुआ न होने दिया? दर्द का मिन्नत कश न होने दिया, इसका क्या है? दवा का। ऑप्शन 3 इसका सही है। शायर अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहा है? तो इसका ऑप्शन 3 सही है, रकीबों के जमा करने की। दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन है, शायर का बंदगी में भला क्यों न हुआ? तो इसका ऑप्शन 4 सही है, नमरूद की खुदाई की वजह से। दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन है, महबूब के आने की खबर सुनकर क्यों उदास है? तो घर में बोरिया नहीं है। एक 105। दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं 106, दर्ज झैल में से कौन सा। दोस्तों देखिए इसमें हिदायत देख लेते हैं। नीचे दिए हुए सवाल को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। दोस्तों 106 नंबर जो क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से कौन मुताले की महारत नहीं है? तो इसमें ये पेडागोजी है, उर्दू की जो 15 नंबर की आती है, बहुत आसान होता है। देखिए थोड़ा सा अगर आपने बीएड किया हो, बीटीसी किया हो, अगर थोड़ा सा भी आपने उर्दू पढ़ा है तो इंशाल्लाह आप इसको सही कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके मवाद को हम मुहैया कराएंगे आपको। दर्ज झैल में से कौन से मुताले की महारत नहीं है? तो ऑप्शन एस क्या है? किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना, लेक्चर के दौरान नोट लेना, पढ़ने के दौरान नोट लेना, तहकीक का खाका तैयार करना। तो दोस्तों ये साफ मालूम हो रहा है दर्ज झैल में से कौन सा मुताले का महारत नहीं है? किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना, ये किसी मुताले की महारत नहीं है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दरसी किताबों के मुसन्निफीन हमेशा नसरी इक़्तिबास, नज़्म, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? तो जाहिर सी बात है, जो मुसन्निफीन नस्र लिखते हैं वो उनकी ख़ुद की अपनी तख्लीक होती है, नज़्म अपनी ख़ुद तख्लीक होती है। तो वो क्या होता है, वो मुस्तनद और फितरी ज़बान में होती है। जैसे आप अफ़साना पढ़ेंगे, प्रेमचंद का जो अफ़साना पढ़ेंगे, तो वो उसी देहाती
जो देहाती अफसाने लिखे हैं, जो गरीब तबके को लिखे हैं, तो बिल्कुल उन्हीं की ज़बान भी इस्तेमाल की, यानी जो असली ज़बान जो जो थी उसी ज़बान को इस्तेमाल किया है। तो वो मुस्तनद और फितरी ज़बान में होती है, जो असल ज़बान होती है वही ज़बान इस्तेमाल की जाती है। तो इसीलिए शामिल किया जाता है ताकि वो बच्चों को हकीकी चीज़ों से इल्म हासिल कर सकें। वो दर्ज झैल काम को क्या कहते हैं? उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमुज़गार ग़ुरूब में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं, फिर बाद में मतन को दोबारा तश्कील करते हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं, बाहमी इमला, नंबर 2 इमला, नंबर 3 कवायद का इमला, नंबर 4 दोबारा लिखने का काम। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक होता, उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमुज़गार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं, तो ये बाहमी इमला हो गया, चूँकि वो बोल रहा है बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन आगे आगे क्या लिख रहे हैं? कुछ नुकात लिखते हैं और फिर बाद में मतन को दोबारा तश्कील देते हैं। तो दोबारा जब तश्कील देंगे तो जाहिर सी बात है वो कवायद के साथ उसको अच्छी तरीके से जुमले की तरतीब करेंगे। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाता है। दोस्तों, 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहली ज़बान को फ़रोग देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि आप बच्चा जिस माहौल में परवरिश पाता है वो वही ज़बान सीखता है। तो ज़बान जो है एक अपने आप ही सीखे जाने वाली ज़बान है। बच्चा जो माहौल पाता है वो वही ज़बान वो सीखता है। दोस्तों, 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इससे आंसर यहीं से वाज़ह हो रहा है। पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। मुख्तलिफ मादरी ज़बान यानी एक से ज़्यादा। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी ज़बानों में से आदाब व तस्लीम तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारिफ़ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली, यानी वो जो मुख्तलिफ ज़बानों के हैं उन ज़बानों से वो आदाब करने के लिए कहता है। तो क्या जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है कि कसीर लसानियत बतौर माखज़, यानी वो क्या है, 2 से ज़्यादा ज़बानों का इस्तेमाल करके बच्चों को सिखा रहे हैं। 111 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, दर्ज झैल में से कौन आमुज़गार को ज़बान से मुतारिफ़ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? तो जो मिसाली तरीका है वो है, मिसाली तरीका नहीं है दोस्तों, बोलने और सुनने में शिरकत, ये भी है। नज़्म और गाना, ये भी है। मुस्तअमल लफ्ज़ और छोटे जुमले, ये भी है। हरूफ तहज्जी के हरूफ की तदरीस, ये आमुज़गार की जो ज़बान है, चूँकि पहली ज़बान अगर पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें आप पढ़ते होंगे तो उसमें ग्रामर कहीं कहीं पढ़ाए जाते हैं, हरूफ तहज्जी। अगर आप दूसरी ज़बान सीख रहे हैं तो उसमें आपको हरूफ तहज्जी के ज़रिए से उसको सिखाया जाता है। लेकिन जो पहली ज़बान अव्वल अगर है तो उसमें ये क्या है, मिसाली तरीका नहीं है। हरूफ तहज्जी का हरूफ, यानी ऑप्शन 4 इसका सही है। दोस्तों, 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लसानियात क्या है? मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लसानियत क्या है? इसमें ऑप्शन ए है, बहुत सी ज़बानों और गैर मुल्की ज़बानों को मादरी ज़बान के तौर पर आमोजिश। दूसरा ऑप्शन, सिर्फ मादरी ज़बान की आमोजिश, ये भी नहीं है, कसीर लैंग्वेज की ज़बान की बात कर रहा है। और दूसरा कसीर लैंग्वेज की बात कर रहा है, मादरी ज़बान के तौर पर सीखना, पहला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मादरी ज़बान के ज़रिए आमुज़गार, यह ऑप्शन अगर फोर्थ नहीं होता तो थोड़ा सा सही हो सकता है, कन्फ्यूज़न इसी दोनों में होना है। चौथा देखते हैं, पहले मादरी फिर मज़ीद ज़बानों की आमोज़ी। दोस्तों, आप कोई भी ज़बान जब आप सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने इंग्लिश आप सीख रहे हैं, तो उससे पहले आपको एक ज़बान आनी चाहिए जिसके ज़रिए से आप इंग्लिश को सीख सकें। तो अगर आपको मादरी ज़बान आती है तो उसी मादरी ज़बान के ज़रिए से ही आप दूसरी ज़बान को सीख सकते हैं, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, सिर्फ गौर से पढ़िएगा
तो इंशाल्लाह इसमें बहुत आसान होता है, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। और सह लिसानी फार्मूला है, इसकी एक पूरा नोट्स तैयार किया जा रहा है, इंशाल्लाह इसको बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है, तो फिर से वही है सह लिसानी फार्मूला। स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है, सह लिसानी फार्मूला। ऑप्शन सही है कसीर लिसानी फार्मूला तालीम में, लेकिन जो पॉलिसीज़ में जो कहा गया है वो सह लिसानी फार्मूले का ही तस्करा किया गया है। अगर सह लिसानी फार्मूला नहीं होता तो कसीर लिसानी तालीम सही हो सकता था, लेकिन ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी ज़बान के नज़रिए से मुराद है, एक ज़बान का नज़रिया उससे मुराद क्या है? ऑप्शन देखते हैं, आपके सामने है। एक मफरूज़े को तमाम ज़बानें एक ही तरीके से सीखी जाती हैं। ऑप्शन 2, एक मफरूज़े के आमुज़गार पहले हरूफ और आवाज़, फिर लफ्ज़, फ़िक्रों और फिर जुमलों के तवस्सुत से ज़बान सीखते हैं। नहीं। तीसरा ऑप्शन, एक मफरूज़े की आमुज़गार ज़बान की आमोज़ ज़बान के मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका थर्ड। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक मफरूज़े की ज़बान की आमोज़िश सबसे छोटी इकाई हरफ ताजी से शुरू होती है। दोस्तों तीसरे ऑप्शन में इन सारी बातों को समेट दिया है। अब आगे देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोज़िश का एक उन्सुर तस्लीम करता है? तो इसमें कुल जिस्मानी रद्द अमल, साख्तियाती रवैया, कवायद के अज्जा के तर्जुमे का रवैया, तरसीली रवैया। क्वेश्चन देखिए, ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोज़िश का एक उन्सुर तस्लीम किया जाता है? तो जाहिर सी बात है ये कवायद हैं। कवायद के अज्जे और तर्जुमे में इसमें सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी, तभी आप किसी चीज़ को तरतीबवार तरीके से कर पाएंगे। 116 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। काव्या ज़बान के उस्ताद है, वो आमुज़गार से, लर्नर से, सीखने वाले से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बनाने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? तो इसको देखिए, लफ्ज़ बनाना, तरकीब लफ्ज़ी, लफ्ज़ों का हाल, लफ्ज़ों का खेल। दोस्तों आमुज़गार से मौजू के मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बनाने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हिकमत को तरकीब कहते हैं। उसको एक तरकीब में लगा देना, जैसे तरतीबवार होता है उसी तरीके से वो तरकीब, जो लफ्ज़ की तरकीब होती है उसी तरीके से करना, यानी ऑप्शन इसका थर्ड सही है। इसका भी एक उसूल है, इंशाल्लाह इसका भी मवाद जो है इस बाद में क्वेश्चन के साथ और कैसे क्वेश्चन बनता है उसको अपलोड किया जाएगा। दोस्तों बस आप कमेंट करिए और शेयर करिए, और ताकि हमें भी हौसला मिले कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर किया जाएगा। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद अपने आमुज़गार की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वो इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको क्लोज टेस्ट कहते हैं। इसको भी आपको बाद में इसकी वजाहत की जाएगी। दोस्तों ये हिंदी में भी क्वेश्चन आया हुआ था, क्लोज टेस्ट, ये ऑप्शन ए सही इसका सही है। देखिए सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगी कि क्लोज टेस्ट ही है। देखिए, उस्ताद अपने आमुज़गार को ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वो इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ छोड़ देता है, 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है। बच्चों से छोटे हुए लफ्ज़ अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जांच के इस तरीक़े को, तो जाहिर सी बात है वो जो बहुत पास की जो चीज़ें होती हैं उसको छोड़ देता है। तो उसके ज़रिए से बच्चे अगर ज़बान सीख रहे हैं
तो उसके ज़रिए से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं और उस जुमले को पूरा कर सकते हैं। इसलिए उसका ऑप्शन ये सही है, क्लोज टेस्ट। 117। दोस्तों 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना है, तो इसमें ऑप्शन ए है मुस्तामल ज़बान, बदन ज़बान जो बॉडी लैंग्वेज होती है, 3 बोलने का तरीका और ज़बान का अमल। दोस्तों बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही है, बोलने का तरीका। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आला कार इस्तेमाल किया जाता है। कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। जो प्राइमरी बच्चों के लिए कहानी सुनाना बहुत अहम है, जिसके ज़रिए से क्या फ़र्क पाता है क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने के लिए, ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो सकता। सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, सिर्फ सुनने की यानी और कोई सेंस काम नहीं कर रहा है, तो लिहाजा दूसरा भी नहीं हो सकता। बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग देने के लिए, अब देखते हैं ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग देने के लिए, इसमें ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर समोए हुए हैं, तो इसका मतलब कि ऑप्शन 4 इसका सही है। दोस्तों सियाक में कवायद से मुराद है, सियाक व सबाक जो होता है एनसीईआरटी में अक्सर उसी से ही कवायद बनाए जाते हैं। एनसीईआरटी की किताबों का जब मुताला करेंगे तो उसमें अलग से कोई कवायद की किताब नहीं है, उसी आपको नस्र से, उसी नज़्म से आपको कवायद देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन ऐसे साख्तियात या अंदाज ज़बान की आमोज़ी से जिसमें आमोज़गार सतह के लिहाज से तरक्की करता है, ऑप्शन है। दूसरा मश्क व अमल से कवायद की आमोज़िश। थर्ड देखते हैं पहले कवायद के उसूल फिर उनके अमल की आमोज़िश। सियाक में देखिए और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोज़िश। बिल्कुल आपकी मादरी ज़बान है, आपको बोलना आता है, आपको पढ़ना आता है, आपको लिखना आता है, लेकिन उसमें जो कवायद हैं, हम मादरी जो ज़बान होती है उसको बोल तो लेते हैं लेकिन उसके कवायद को नहीं समझ सकते। तो सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोज़, जो उसी में जो मिसालें होती हैं उसके ज़रिए से आपको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों आपका पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि पहली ज़बान उर्दू लें या पहली ज़बान हिंदी लें या दूसरी ज़बान उर्दू लें या पहली ज़बान उर्दू लें, दोस्तों अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करिए। पेपर को एनालाइज करके पेपर को देखिए, आपको पहली लैंग्वेज ज़बान उर्दू आसान लग रही है या दूसरी ज़बान उर्दू आसान लग रही है, तो उसमें से आप इंतखाब कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप पहली ज़बान उर्दू लें, क्योंकि उर्दू बहुत आसान होती है। जो पहली ज़बान है सिर्फ पढ़ना आता है और थोड़ा मोड़ा हम पेडागोगी देख लेंगे, इंशाल्लाह आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट में जो उर्दू की प्रॉब्लम्स आने वाली है, इंशाल्लाह अगर आपका सपोर्ट रहा तो सारे मवाद अपलोड किए जाएंगे। बस आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो उर्दू ले रखे हैं उन तक पहुंचाइए वीडियो को, ताकि वो भी इस्तेफ़ादा कर सकें। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा पेपर अच्छे से देखिए एक बार, इंशाल्लाह आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और आप अच्छे नंबरों से कामयाब हों, हमारी दुआ यही है। चलिए शुक्रिया, आपको दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी हमारे काम को भी अल्लाह आसान करे और ज़्यादा से ज़्यादा मवाद अपलोड किया जाए। शुक्रिया आपका।